गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेने जा रहे हैं पदार्थ के वर्गीकरण के अंदर सेकंड अवस्था, वो है इसकी द्रव लिक्विड स्टेट, और तीसरी अवस्था के बारे में भी बात करेंगे साथ में, वो है गैस। ठीक है, चलिए देखो, हमने कल पढ़ा था इसके अंदर कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ के वर्गीकरण में हम ले रहे थे भौतिक वर्गीकरण, ये ले रहे थे अपन। और भौतिक वर्गीकरण के अंदर अपन ने इसके अंदर पदार्थ की कितनी 5 अवस्था बताई थी मुख्य रूप से। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, पदार्थ की 5 अवस्था के अंदर सबसे पहली थी ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस, और चौथी और पांचवी मैंने कहा था अन्य अवस्थाएं हैं, जिसमें एक है प्लाज्मा अवस्था और एक कौन सी थी, बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानी जाती है ना। तो ये जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के अंदर कल अपन ने ये ली थी ठोस अवस्था, कल अपन ने ले ली थी। आज हम मुख्य रूप से बात करते हैं द्रव और गैस के बारे में, और फिर इसी वीडियो में साथ में ये भी बताएंगे कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ के अंदर एक अवस्था को दूसरे अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, तो उससे संबंधित एक छोटा सा रेखा चित्र है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं इसके अंदर सेकंड नंबर। सेकंड है द्रव अवस्था, और द्रव अवस्था को किसके द्वारा बताते हैं, लिक्विड स्टेट के नाम से जानते हैं, द्रव लिक्विड। ठीक है, अब इसी से हम तुलना करते हैं, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि इसमें कणों के मध्य आकर्षण बल ठोस की तुलना में क्या होता है, कम। कम, लेकिन गैस से क्या होता है, अधिक। ये पॉइंट सबसे पहला है कि इसके अंदर जो कण होते हैं, उन कणों के मध्य में पाया जाने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल का जो मान है, वह ठोस की तुलना में क्या होगा, कम होगा, लेकिन गैस से क्या होता है, ये अधिक होता है। ठीक है, अब देखो आप, कणों के बीच में आकर्षण बल कम है तो रिक्त स्थान होगा। तो अपना सेकंड पॉइंट इसी से बन जाता है कि इनमें या इसमें कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान होगा। और अगर मान लो किसी भी पदार्थ की अवस्था के अंदर कणों के मध्य में रिक्त स्थान है, उनके कणों के बीच में पाया जाने वाला आकर्षण बल कम है, तो इसका मतलब उसमें एक गुण होता है जिसे कहते हैं बहना। द्रव के अंदर ये मुख्य रूप से गुण पाया जाता है। तो तीसरा पॉइंट इसका आएगा कि द्रव के या द्रव में किसका गुण होता है, बहने का। बहने का गुण होता है, यानी द्रव के अंदर जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार क्या करते हैं, गति कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए इसके अंदर पॉइंट। अब चौथा पॉइंट इसका देखो, आकार और आयतन की जब अपन बात करते हैं, तो आकार और आयतन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो ठोस है, ठोस में तो आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित रहता है, लेकिन द्रव के अंदर ऐसा नहीं होता है। हम ये कह सकते हैं कि द्रव में आयतन निश्चित होगा। आयतन क्या है, निश्चित, लेकिन आकार जो होगा वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, इसका मतलब आप समझते हो ना। जैसे आपने 10 ml, या अपन एक जनरल उदाहरण लेते हैं कि 500 ml आप पानी लो, ठीक है,
अब 500 ml पानी को जग के अंदर डालो तो जग का आकार है उस आकार में ये आ जाएगा, और अगर उसको जग के अलावा किसी दूसरे पात्र में अगर 500 ml ही अपन ने उसके अंदर भरा है तो उसका आकार उस पात्र के आधार पर हो जाता है। यानी आकार अनिश्चित होने का मतलब यही है कि यह पात्र के आकार के आधार पर, ये पात्र के आधार पर आकार दर्शाता है, मतलब दर्शाती है अवस्था जो होती है वो इस प्रकार से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान तो हमने ले लिया, द्रव्यमान यहाँ पर हम आयतन के आधार पर लेते हैं कि भाई आयतन है तो मिलीलीटर के अंदर, लीटर के अंदर अपन इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। आकार की बात हो गई है। ठीक है, संपीड़ितता है तो द्रव है, तो द्रव के अंदर हम ये कह सकते हैं, पांचवा पॉइंट है ठोसों की तुलना में आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। आसानी से क्या कर सकते हैं, संपीड़ित। अब ठोस है, हम कहते हैं कि ठोसों के अंदर संपीड़ितता का जो गुण होता है, संपीड़ितता क्या होती है, आपको ये जैसे आपने मार कर लिया है, अब ये ठोस अवस्था है, इसके ऊपर मैं बाहर से बल लगाऊंगी तो बल लगाने पर उसकी अवस्था में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन नहीं होता है तो वो गुण कहलाता है संपीड़ितता, यानी दबाना, बाहर से क्या करना, दबाव डालना। तो ये जो द्रव होते हैं, द्रव ठोस की तुलना में थोड़ा सा आसानी से क्या हो सकते हैं, संपीड़ित हो सकते हैं। ठीक है, और ये तो हो गए, देखो आप कितने पॉइंट हुए, 5 के कणों के मध्य आकर्षण बल हो गया, ठीक है, रिक्त स्थान हो गया, बहने का गुण हो गया, आकार और आयतन की बात कर ली हमने, और आसानी से क्या किया जा सकता है, इसको संपीड़ित किया जा सकता है। अब हम जब इसका डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में आपको ये बताना है कि जैसे हम ये लेते हैं ना, एक पात्र लिया, अब इसमें कण यूं बताएंगे आप, ये इस तरीके से द्रव में जो कणों की व्यवस्था होती है वो यूं रहती है, यानी इनके कणों के मध्य में क्या होगा, रिक्त स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान रहता है। अब या तो यूं लो या आप किसी भी पात्र में लेते हो, जैसे ये ले लिया हमने केमिस्ट्री के हिसाब से, जैसे अपन लेते हैं ये कोई फ्लास्क ले लिया गोल पेंदे का, ठीक है, तो अब इसके अंदर आप कोई द्रव भर रहे हो तो द्रव के जो कण है वो द्रव के कण इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है, ये व्यवस्था इसके अंदर पाई जाती है द्रव के अंदर। तो सेकंड स्टेज इसकी कौन सी आई, लिक्विड स्टेज। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं इसकी थर्ड स्टेज, वो है गैस। गैस अवस्था किस प्रकार से होती है, देखो आप, गैस अवस्था के अंदर इससे भी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन। अब गैस में जब अपन लेते हैं थर्ड, गैस अवस्था, ठीक है, अब गैस अवस्था के अंदर सबसे पहला, अब आप बताओ, देखो गैस पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो कण होते हैं उन कणों में किसी भी प्रकार का कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है, यहां तक कि पृथ्वी का जो गुरुत्व आकर्षण बल है जिससे हर वस्तु को यह पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, ये बल भी गैस के कणों पर नहीं होता। नहीं तो सोचो आप, अगर गुरुत्व आकर्षण बल का प्रभाव रहता है गैस के कणों के ऊपर तो वायुमंडल जो इतना दूरी पर है वो वायुमंडल क्या होता, पृथ्वी के बहुत ही और ज्यादा क्या रहता है, नजदीक रहता, अगर ऐसा होता तो। लेकिन गैस अवस्था की सबसे बड़ी बात, जो इसका सबसे मेन पॉइंट है ना, वो यही पॉइंट है। क्या पॉइंट है, आप देखो कि गैस के कणों के मध्य
किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण यानी कोई भी बल नहीं होता। किसी भी प्रकार का कोई भी आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। इसका मतलब गैस के कण स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, और स्वतंत्र अवस्था में रहेंगे तो ये कहते हैं कि इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान क्या होता है? सर्वाधिक होता है। रिक्त स्थान सर्वाधिक होता है। इसके बीच में गैस के कणों के बीच आप खुद जानते हो, जब हम इस गैस की संरचना का अगर अपन चित्र बनाते हैं तो जैसे आपको एक पात्र लो, ये लंबा ठीक है। अब इसके अंदर अगर अपन गैस के कण लेते हैं तो भाई आप इसमें बताओ कि गैस के कणों को अगर प्रदर्शित करना है तो इस पात्र के अंदर गैस के कणों को हम जब प्रदर्शित करेंगे तो यूं रहेंगे गैस के कण, ये इतने, इस प्रकार से गैस के कण इसके अंदर रहते हैं। ये क्या है? गैस के कण, यानी इनके मध्य में कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, आयतन और आकार कि जब अपन बात करते हैं गैस के कण जो होते हैं, आप बता सकते हो कि गैस के कण जो होते हैं ना, इन गैस के कणों का आयतन और आकार दोनों ही क्या रहते हैं? अनिश्चित रहते हैं। दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। किसी भी प्रकार का, इसको किसी भी पात्र के अंदर अगर अपन रखते हैं तो ये उसका आकार क्या कर देगी? ग्रहण कर देगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। चौथा सबसे मेन पॉइंट बता सकते हो? चौथा पॉइंट है इसका, वो हम ये कह सकते हैं संपीड्यता। सर्वाधिक मतलब समझे आप? ठोस के अंदर संपीड्यता नगण्य होती है, द्रव के अंदर ठोस की तुलना में थोड़ी संपीड्यता ज्यादा होती है, लेकिन गैस जो होती है, गैस के कणों की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। इसका रीजन ये है कि गैस के कणों में कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं है। आप खुद देख लो अपने घर के अंदर जो गैस का सिलेंडर है, नॉर्मल अपन उदाहरण लेते हैं तो सिलेंडर के अंदर ऊपर लिखा होता है 14-15 kg गैस का जो दिया गया है, द्रव्यमान भार दिया गया। अब इतने से सिलेंडर के अंदर वो गैस उच्च दाब के ऊपर भरी हुई है ना, तो इसका मतलब क्या है? इतनी ज्यादा मात्रा वाली गैस को एक छोटे से पात्र के अंदर अगर दबा के भर दिया जाता है, इसका मतलब वो संपीड्यता का गुण होता है। बाहर से दबाव डाला तो दबाव डालते उसके आयतन में क्या हो जाता है? परिवर्तन, आयतन बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो ये गैस के अंदर ये सबसे अच्छा गुण इसका पाया जाता है। और पांचवा पॉइंट है घनत्व नगण्य। सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? ठोस का। ठीक है, उससे कम होता है द्रव का, और सबसे कम घनत्व किसका होगा? गैस का। क्योंकि आप देख रहे हो इसमें कण देखो आप, दूर दूर है, तो कण जितने दूर होंगे उसके हिसाब से घनत्व क्या होता है? कम होता जाता है। तो एक गैस की जब अपन बात करते हैं तो गैस के अंदर हम घनत्व, संपीड्यता, आकार, आयतन, आकर्षण बल की बात करते हैं, रिक्त स्थान की बात करते हैं। तो इसको जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, वो इन तीनों अवस्थाओं को हम एक सामान्य तरीके से, इस सरल तरीके से क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ की कौन सी अवस्था हुई? तीसरी अवस्था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हाँ जी। अब देखिए आप, अब हम ले रहे हैं अवस्था परिवर्तन कि जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं है ना, इन अवस्थाओं में परिवर्तन किस प्रकार से कर सकते हैं। ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, 10th के अंदर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो मैंने ये इसको इस तरह से प्रदर्शित किया है कि आप देख रहे हो ठोस ऐसी
द्रव ये होती है और गैस ये होती है, संकेत के रूप में आप उसको समझ लो। अब मेन पॉइंट आता है कि जब हम किसी ठोस को किस में परिवर्तित करते हैं, द्रव के अंदर परिवर्तित करते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर इसमें बताया था, जब अपने ये लेसन शुरू किया था, कि एक ठोस को द्रव में जब अपन परिवर्तित करते हैं तो उसको कहते हैं गलाना, गलन जिसे अपन कहते हैं, गलन के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं गलन के रूप में। ये प्रक्रिया गलन कहलाती है और तापमान को क्या नाम देते हैं, गलनांक के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी एक ठोस को द्रव में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, गलन प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद अगर आपको एक द्रव दिया गया है और द्रव को गैस में परिवर्तित करना, देखो गैस को हम वाष्प अवस्था भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल इसको गैस अवस्था के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जब हम इसको चेंज करते हैं, तो जब यहां से यानी द्रव से इस पदार्थ को अगर गैस में परिवर्तित करना हो तो ये प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है या वाष्पन कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पन। ठीक है, और क्या कहते हैं इसमें पॉइंट, क्वथनांक। क्या प्रदर्शित करते हैं, क्वथनांक। वह न्यूनतम तापमान जिस पर एक द्रव किसमें परिवर्तित होना शुरू होता है, गैस में बदलता है या बदलना शुरू होता है, तो वह क्वथनांक कहलाती है। देखो ठोस से चले द्रव में, द्रव से चले गैस के अंदर। अब एक प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें हम ठोस को बिना द्रव में परिवर्तित किए सीधा किस अवस्था में चेंज कर सकते हैं, गैस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। ये प्रक्रिया बता सकते हो आप, ये भी आई थी अपने 10th के अंदर थी, 9th 10th के अंदर। ये प्रक्रिया यहां से यहां तक जब अपन कहते हैं, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया। किसकी, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। अब चाहे आप ये लो चाहे ये लो, ठोस को बिना द्रव में परिवर्तित किए गैस में बदलना या गैस को बिना द्रव में परिवर्तित किए सीधा ठोस में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है, जिससे अपन क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों दिशाओं के अंदर यही चलती है। इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, अमोनियम क्लोराइड जिसे कहते हैं नौसादर, और एक होता है कपूर। जानते हो आप कपूर, कैंपर के नाम से जो जाना जाता है। तो कपूर जो होता है ना, कपूर को हम जो जलाते हैं तो होता ठोस अवस्था में, लेकिन ठोस से सीधा किसमें, वाष्प अवस्था के अंदर बदल जाता है। ये तो ये पूरी प्रक्रिया हुई। अब ठोस से द्रव में गए तो आपको कहूं कि नहीं, आप द्रव से वापस किस में आओ, ठोस के अंदर आओ, तो इसको कहते हैं जमना। नाम ध्यान है, क्या कहते हैं अपन, हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यानी द्रव को आप किसमें परिवर्तित कर रहे हो, ठोस के अंदर परिवर्तित कर रहे हो। उसी तरीके से जब हमने इस द्रव को गैस में बदला है और गैस को वापस अगर अपन को किसमें परिवर्तित करना है, द्रव के अंदर परिवर्तित करना है, तो क्या करोगे आप, ये प्रक्रिया आपको नाम ध्यान रखनी है, इसको कहते हैं संघनन की क्रिया। क्या नाम देते हैं, संघनन। ये अवस्थाएं हैं और ये तो आपको बता दिया, ऊर्ध्वपातन दोनों दिशाओं। अब ठोस को द्रव में बदलना यानी बर्फ को किसमें चेंज करना, जल में, और जल को वापस बर्फ में, ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, यहां से जल है तो जल को किस में चेंज करना, जल वाष्प में, और जल वाष्प को वापस किस में चेंज करना, इसमें, जल के अंदर। तो ये क्या होती है, संघनन की क्रिया, और ये प्रक्रिया आपको बताती है। तो ये अपना आज का जो ये मुख्य वीडियो बताया मैंने, इस वीडियो के अंदर अपन ने लिया पदार्थ की दोनों अवस्थाएं शेष बची हुई और पदार्थ की अवस्था में चेंज किस प्रकार से कर सकते हैं, ये इस पूरे डायग्राम के द्वारा आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको नोट करते जाइएगा। धन्यवाद।